नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने नियुक्त पर्यवेक्षक के नाम जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी खबर देहरादून से है, जहां पीएम मोदी इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान उनके स्वागत में संस्कृति विभाग की ओर से आए कलाकारों ने फूलों से उनका स्वागत किया। तीसरी खबर का रुख करेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। वहीं चौथी खबर लखनऊ से है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसके बाद भी नहीं माने तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पांचवी खबर बदायूं से है, जहां बुजुर्ग को विरोध करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद बदमाशों ने बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक के नाम जारी कर दिए हैं। बता दें कि अर्जुन मुंडा, सोनवाल और दुष्यंत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री की रेस में इस बार थोक के भाव भी दावेदार हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल है। तो रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ये दावेदार है। थोक के भाव इस बार दावेदार निकल के सामने आए हैं। और बता दें अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है, ये बीजेपी के ये भी दावेदारी में शामिल है। सीएम के फेस ये भी देखे जा रहे हैं। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इनको भी इस रेस में रखा गया है। रामविचार नेता पूर्व गृह मंत्री है, फोकस इन पे भी है कि ये सीएम के चेहरे हो सकते हैं। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस है और इसलिए कोशिश की जा रही है कि इनका नाम अव्वल रहे। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पहली छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महिला ही दे सकती है। और गोमती साय सांसद है बीजेपी के, इनका नाम भी इस रेस में निकल के सामने आ रहे हैं। तमाम दावेदार है जिनका इन रेस में नाम निकल के सामने आ रहा है। रमन सिंह, जिन्होंने पहले भी छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथों में ले रखी है, उनको अच्छा खासा अनुभव है। अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनको भी अच्छा खासा अनुभव है। और रामविचार नेताओं की बात की जाए तो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, इनकी भी देखरेख में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस है, इन्होंने भी धरातल पे कार्य किए हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है, नाम इनका भी चल रहा है। सबसे अव्वल पर गोमती साय सांसद है बीजेपी के। तमाम नाम है जो मुख्यमंत्री के दावेदार है और इसीलिए पर्यवेक्षक जो है उनके भी नाम का ऐलान हो चुका है और उनको छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। तो सीएम पद के कौन कौन दावेदार है बता रहे हैं। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि पहले भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, इनका भी नाम है इसमें। विकास यादव रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कई नाम है रेस में, लेकिन अव्वल यानी कि टॉप पे कौन चल रहा है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? जो है कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आएंगे। यहाँ पे विधायक दल की बैठक में जो है जो नाम का ऐलान होगा और नाम के ऐलान के साथ ही अभी से माहौल बनना शुरू हो जाए कि इसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है हाईकमान द्वारा। मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है छत्तीसगढ़ में अभी जो बातें उभर कर आई है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस बार जो है सामान्य ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। अभी जो है सामान्य वर्ग से जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और ओबीसी वर्ग से जो है प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण साव को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दोनों नाम जो है अभी सबसे ज्यादा टॉप में चल रहा है, क्योंकि जो है पहले जो है 15 साल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित रहा। उसके बाद जो है अभी जो है विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की नेतृत्व में हुई है। इसको लेकर जो है अरुण साव को जो है मुख्यमंत्री का ताजपोशी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ में और इसके बाद मंथन होगा, उसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान उनके स्वागत में संस्कृत विभाग के ओर से आए कलाकारों ने फूलों से उनका स्वागत किया। साथ ही मंगल गीत गाए। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर कलाकारों में भी काफी उत्साह नजर आया।
अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, अभी क्या चल रहा है और क्या कुछ अभी तक देखने को मिल रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के में किस प्रकार से विकास की रफ्तार बढ़ाई जानी है, कौन सी ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं को आगे बढ़ा दिया जा सकता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर निवेश किया जा सकता है ताकि उस निवेश के माध्यम से विकास भी हो और जो राज्य के युवा उनको रोजगार भी मिल सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की उन विशेषताओं को यहाँ पर बताने का काम किया है जहाँ पर निवेशक आ सकते हैं, निवेश अपना निवेश यहाँ पर कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यतः जो बातें कही है उसमें पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो अभी तक पहाड़ के काम नहीं आती थी वो पहाड़ के काम आ सके, ऐसी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने उद्योगपतियों से यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश करने की अपील करी है ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने और ऐसे धन्ना सेठ हैं जो देशों में जाकर शादी किया करते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने राज्य उत्तराखंड में आना चाहिए, उत्तराखंड में उन्हें वेडिंग डेस्टिनेशन करनी चाहिए ताकि उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो दुनिया के सामने आ सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोकल जो उत्पाद हैं उन उत्पादकों को ग्लोबल मंच प्रदान करने की बात यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कई ऐसे उत्पाद उत्तराखंड में मौजूद है जो ग्लोबल पहचान रखने के अपेक्षा रखते हैं। अगर उसको लेकर काम यहाँ पर किया जाता है तो उत्तराखंड की जो पहचान होगी दुनिया भर में एक नए रूप में पहचानी जाएगी। और ये सब चीजें ये कह सकते हैं कि निवेशकों को लुभाने के लिए यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो राज्य में माहौल तैयार किया है निवेश का, उसके चलते राज्य में जो इन्वेस्टर है वो अपना निवेश यहाँ पर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा निवेश उनका हो सके, उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों का सहयोग उन्हें यहाँ पर प्रदान होगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने जो 2025 तक अग्रिम राज्य बनने की जो संकल्प यहाँ पर लिया है उस संकल्प को साधने का आज से प्रयास शुरू हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि 21 सदी का ये जो तीसरा दशक होगा ये उत्तराखंड राज्य का होगा, तो उस दिशा में उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ये कह सकते हैं कि उस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया गया और अब जो कह सकते हैं कि शुरुआत जो हुई है शुरुआत अच्छी यहाँ पर इसलिए कही जा सकती है कि 3 लाख करोड़ के जो अभी तक के जो एमओयू साइन है, बिल्कुल कल दूसरा दिन है और देखना होगा दूसरे दिन क्या कुछ अहम निकल के सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महुआ मोहित्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। बता दें कि एथिक्स कमेटी ने उन्हें उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे और उपहार लेकर एक और उद्योगपति गौतम अडानी को निशाने पर लेने वाले सवाल पूछने का दोषी पाया। कमेटी के सिफारिश पर महुआ के खिलाफ सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जो कि ध्वनि मत से पास हो गया। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा के बाद सदन के सामने रखे प्रस्ताव पर सदस्यों से राय मांगी। वो मोहित्रा की सदस्यता खत्म करने के पक्ष में है या विरोध में। फिर महुआ मोहित्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का फैसला ध्वनि मत से पारित हो गया। नहीं किया है, देखेंगे उसके बाद। हम लोग तो खिलाफ है, महुआ के खिलाफ एक्शन के विरुद्ध में हम लोग है, देखा जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए फिर से दोबारा, क्योंकि ये तो मौका की बात नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिपोर्ट पेश होना तो पब्लिक डोमेन में है अभी। क्या मतलब आगे की कार्रवाई स्पीकर साहब तय करेंगे कि वैसे रूल्स जो इसमें स्पष्ट है कि जो रूल्स 316 है उसमें आधे घंटे की चर्चा का भी उसमें उल्लेख है, सारी चीजें उल्लेख है। पहले रिपोर्ट तो ले होने दो, उसके बाद हाउस में क्या कार्रवाई तय स्पीकर साहब करते हैं। क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির,
भय कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। लिस्टेड है मैटर, आज क्या कहना चाहें? तो 500 पन्नों की रिपोर्ट दी गई एथिक्स कमेटी की ओर से और ध्वनि मत से लोकसभा सदस्यता जो है वो महुआ मोइत्रा की निष्कासित हो गई। बता दें कि ये लोकसभा में पेश किया गया था रिपोर्ट। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ध्वनि मत से पारित हुआ है। अजीत, आवाज आ रही है आपको? जी सुधी, चाहूंगा सवाल दोहराएं। 200 पन्नों की ये रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में पेश की गई और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये तकरीबन 500 पन्नों की रिपोर्ट मात्र 2 घंटे में पढ़ ली गई और उसके पास निष्कर्ष निकल के सामने आ गया। देखिए, बिल्कुल सूटी बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा जो कैश फॉर क्वेरी का मामला था जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप ये था कि उन्होंने जो संसद में जो भी सवाल पूछे वो सवाल उन्हें पैसे दिए गए थे और उस पैसे के महज में उन्होंने सवाल पूछे जिसमें विशेष तौर पर अडानी जैसे मुद्दे पर गंभीर सवाल किए गए थे। और इसी को लेकर के एथिक्स कमेटी को एक जांच सौंपी गई थी और लगातार एक लंबी जांच के बाद आज दोपहर 12 बजे जांच कमेटी ने जब रिपोर्ट रखी, हालांकि 12 बजे जिस तरीके से जब रिपोर्ट रखी गई तो उस समय एक संसद में हंगामा हुआ जिसकी वजह से संसद को कुछ समय से के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद 2 बजे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय दिया गया था और महज आधे घंटे का समय दिया गया था और आधे घंटे में ही जो मंत्री है प्रहलाद जोशी, उनकी सिफारिश पर इसे ध्वनिमत से पास किया गया और सांसद जो महुआ मित्रा है, टीएमसी सांसद हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने का फैसला लिया गया। जी महुआ मोइत्रा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिना सबूतों के ये कार्रवाई की गई है। देखिए बिल्कुल सुधी, जब से जांच कमेटी की मांग रखी गई थी उस समय से ही लगातार जो महुआ मोइत्रा है वो बार बार अपना जो पक्ष रखते हुए यही कह रही थी कि ये केवल परेशान करने के लिए किया जा रहा है और ये सारे आरोप जो है वो निराधार है। लेकिन जिस तरीके से जांच की गई और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए, उन तमाम तथ्यों के आधार पर ही आज जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई और उसके बाद ये सिफारिश की गई कि महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता रद्द किया जाए, जिसके बाद आखिरकार जो ओम बिरला जो स्पीकर है उन्होंने इस पर मुहर लगाई और आखिरकार जो टीएमसी सांसद है संसद महुआ मित्रा, उनकी सदस्यता को रद्द करने। ठीक है अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश में वाहन चालक सावधान हो जाए। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसके बाद भी नहीं माने तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इस संबंध में कड़ा आदेश जारी किया गया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़कों पर वाहनों को सही तरीके से लोगों को संचालित कराने पर जोर दिया है ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हो। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 3 बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 से 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटना सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए। 3 बार अगर चालान होगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा। प्रियम पाठक स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। प्रियम, ये यातायात के नियमों को लेकर कड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल छुट्टी, देखिए पिछले दिनों लगातार देखने को मिला है जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर समीक्षा करी गई और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया
कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें 50% तक वो कमी लेकर आए। इसके लिए लोगों को जागरूक करना है या और जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं उनका जो है उपाय किया जाए, जो नियम है उनको और सख्त किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, उनकी तरफ से जो है ये बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब अगर 3 बार चालान होता है कि आपका ड्राइविंग में लापरवाही के चलते, तो आपका लाइसेंस को जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन सबके पीछे का मकसद है कि यातायात की जो सुगमता है उसको बेहतर किया जा सके, लोगों को सुरक्षित यात्रा हो, लोग जो हैं जो वाहन चलाएं तो उस समय नियमों का जो है वो ध्यान रखें, नियमों को कहीं पे ना तोड़ा जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने को मिलता है लोग जो है वो नियमों की अनदेखी करते हैं, कई तरीके से सरकार जागरूक करने का प्रयास करती है, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसीलिए अब एक अभियान भी शुरू किया जा रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है पखवाड़ा जो है ये पूरा मनाया जाएगा, जिसके तहत हर जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विशेष तौर पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाए जाएंगे। स्कूल की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो वैन हो, बस हो, उन सभी का फिटनेस जो है वो चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्राइवर है उसकी भी फिटनेस को देखा जाएगा कि क्या वो कैपेबल है, क्या उसकी आंखों की जो रोशनी है, क्या उसका विजन अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि कई बार हमको देखने को मिला है हादसे के कारण कई बार ऐसा होता है कि जहां पर ड्राइवर जो है वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी वो जो है वो गाड़ी चलाते हैं, नजरें कमजोर हो जाती हैं, उसके बाद भी गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ऐसे में जो दुर्घटना है उसकी संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो उन संभावनाओं को कम किया जाए, इसको लेकर अब ये परिवहन विभाग की तरफ से जो है एक अभियान चलाया जाएगा और उसके चलते जो है ये पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक तरफ जहां लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नियमों को भी सख्त कर रही है, ताकि लोग जो हैं जागरूक भी हैं और उनके मन में डर भी हो नियम तोड़ने को लेकर कि यातायात का अगर वो कोई नियम तोड़ते हैं तो उससे उनका लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर ये घटना उसके बाद भी कहीं देखने को मिलती है तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी निरस्त किया जा सकता है। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़क हादसे हैं उनमें कमी आए, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और ये कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है। जब एक तरफ जहां सरकार सड़क सुरक्षा पखवाड़े के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं इसके बावजूद भी जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त करने की जो है वो तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बदायूं से एक मामला सामने आया है जहां कुनबे के बच्चे से अश्लील हरकत के विरोध करने पहुंचे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि गुरुवार देर रात नशे में हुए विवाद में बुजुर्ग की पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि परिवार के बच्चे से आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई, लेकिन जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने बुजुर्ग पर लाठी से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में पहुंचाया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। अब तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। उम्र कितनी है इनकी? उम्र कितनी है इनकी? विजय कुमार बदायूं से जुड़ चुके हैं। विजय, ये पूरा मामला क्या था और क्या कुछ तहरीर में दिया गया है? देखिए, आपको बता दें ये पूरा मामला बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र के आसमपुर गांव का है, जहां देर शाम एक दुकान पर सामान लेने गए एक बच्चे के साथ अश्लील हरकतें हुई। उसको लेकर के उसके चाचा उसके पक्ष में आरोपी के पास गए थे, जिससे कहासुनी हो गई और उसमें मारपीट हो गई। मारपीट में जो रामविलास इसके चाचा थे, रामविलास जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके सर में लाठी लग गई थी, जिसको परिजनों ने आनंद फानंद में सीएचसी म्याऊ भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया था और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। वहीं इनके परिजनों ने 3 लोगों को नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 3 लोगों के नामजद तहरीर दर्ज हुई है, जिनमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी, कितने आरोपी हैं? 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, उनका जो आरोप है कि दुकान पे सामान लेने गया था नाबालिग बच्चा, उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके एवज में उसका जो चचा था वो उसके पक्ष में गया था और उससे कहासुनी हो गई थी आरोपी से। पर वो आरोपी जो है झगड़ा करने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि लाठी डंडे से ले तो जो रामविलास इसका चचा था नाबालिग बच्चे का, उसके सर में लाठी लग गई। इससे लाठी लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनंद फानंद में चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई है।
वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 3 लोगों के खिलाफ तहरीर आई है, जिनमें पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या बच्चे को चोट आई है? नहीं, बच्चे के चोट नहीं आई है। बच्चे के जो कहासुनी हुई थी उसमें बच्चे तो घर आ गया था, चचा उसके पक्ष में गया था, चचा से जो है विवाद हुआ था, पर दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुई। कितनी देर के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है और गिरफ्तारी की है? कितना वक्त लगा? देखिए, जब इसकी मौत के बाद रामविलास की जब मौत हुई है, इसमें परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने जिस तहरीर पर 3 लोगों को नामजद तहरीर दी थी, जिनके आधार पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी कर ली है। पहले भी इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है या पहले भी इस तरीके की हरकत देखने को मिली है? नहीं, ये तो पहला मामला है, क्योंकि हरकतें इस तरह से होती रही, पर इतना बड़ा मामला नहीं था कि दोनों पक्षों में फिर एक छोटी सी कहासुनी को लेकर के विवाद हुआ था। और बच्चे के पक्ष में ये रामविलास गए थे, जिसमें लाठी डंडे चले थे, तो 65 वर्षीय रामविलास की जो है मौत हो गई थी। बुजुर्ग के परिजनों की क्या मांग है? वो उन परिजनों की जो मांग है कि जो है इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और बाकी जो मामला था उसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है विजय? देखिए, ये जिस आधार पर तहरीर दी गई है उस आधार पर अश्लीलता और उनसे जो है गैर इरादतन हत्या, जिसकी मारपीट में बुजुर्ग की मौत हुई थी, गैर इरादतन हत्या में, और उसमें जो है केस दर्ज कर लिया है और पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी है। क्या आसपास के लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया? जी, आसपास के लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया? देखिए, मामला ऐसा था कि जिसमें आसपास के लोग पहुंचे थे और आसपास के लोगों ने प्रयास भी किया था, मगर ये जब आरोपी इन पर मारपीट करने लगा और मारपीट के बाद गंभीर रूप से रामविलास घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्चे के परिजनों का क्या बयान निकल के सामने आया विजय? बच्चों के परिजनों का कहना है कि जिस तरह से इस तरह के जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इनको पुलिस को जो है कानून तौर पे कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अश्लीलता और ये जो बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का मामला सामने आता है, ये दोबारा भविष्य में किसी के साथ ना हो। इसलिए पुलिस को जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है विजय, पुलिस जो है उनको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।